जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आज आपको थंबनेल में बताया कि आज मैं क्लास 10 जो 2024 का आपका हिंदी का एग्ज़ाम था उसके मॉडल पेपर को हल करने वाले हैं। इस जो मॉडल पेपर है बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर होने वाला है आपके लिए, तो इसको आप पूरा अच्छी तरीके से देखिएगा। जो क्वेश्चन का जो पेपर का जो सेट है वो क्या है, 801 है, एचजी है। ये जो 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम का मॉडल पेपर है। इसी के आधार पर आपके 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि यही आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, क्योंकि ये जो आपका मॉडल होता है 801 और एसजी, ये बहुत ही क्या होता है, फेमस होता है। तो जो यहाँ पे 91 लिखा है ये आपका हिंदी का क्या होता है, कोड है। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण अनिवार्य जो चीज़ें होती हैं प्रश्न सॉल्व करने से पहले, वो क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो क्या है यहाँ पे निर्देश क्या है। पहले देखिए यहाँ पे समय जो होता है आपके 3 घंटे और 15 मिनट के होते हैं। जो आपके पेपर देने का समय होगा वो कितना कितना का होगा, 3 घंटे 15 मिनट। और प्रारंभ के 15 मिनट प्रार्थी को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। जो यहाँ पे आपके 3 घंटे हैं, यहाँ पे ये 3 घंटे ये आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है। और जो ये 15 मिनट है ये आपको प्रश्न क्या है, पढ़ने के लिए है। तो आप 15 मिनट अच्छे तरीके से प्रश्न को पढ़कर अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। उसके बाद कुछ निर्देश दिए गए हैं जिसको हम आइए पढ़ लेते हैं। लिखा है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, मतलब कि जो आपके इस क्वेश्चन में, इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सबको क्वेश्चन करना क्या है, बिल्कुल ही अनिवार्य है। फिर उसके बाद दूसरा दिया है, यह प्रश्न दो खंड अ और खंड ब में विभक्त है। जो ये प्रश्न होने वाला है ये खंड अ और खंड ब में विभक्त है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि आपको इसमें पहले 20 नंबर आपको बहुविकल्पी दिए जाएंगे जो आपके खंड ए रहेंगे। फिर उसके बाद लिखने वाले टॉपिक होंगी, जो लिटरेचर होता है वो खंड बी में आपको दिए जाएंगे, वो आता है आपका 50 नंबर का। और जो वो विकल्पी प्रश्न होता है वो 20 नंबर का। जैसा कि अभी देखिए नीचे दिया हुआ है, दिया है कि खंड ए में 1 अंक से 20 अंक बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसके अंक उसके उत्तर में उस सही उत्तर आपको कहाँ पे देना, ओ मार्कशीट में देना है। कहाँ पे, इसके आपको सही उत्तर कहाँ पे देना है, ओ मार्कशीट में देना है। पर उत्तर पत्र पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम का ही उपयोग करना है। यहाँ पे आप किसी ब्लू या ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आप रेड या स्केच का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और एक बात और बता दें कि आपको वार्टनर वगैरह का भी इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप अपने मार्कशीट पर मार्कर या वार्टनर का इस्तेमाल कर देते हैं तो शायद आपको 20 के 20 नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमारा कह रहा है, खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल पद्धत ओमारशीट पत्रक पर ही उत्तर सही पर पत्रक पर ही उत्तर दें। ओमारशीट उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख दिया कि अगर आपने उत्तर एक बार दे दिया उसके बाद आपको काटना नहीं है। या इरेजर अथवा वाइटनर का इस्तेमाल प्रयोग न करें, बिल्कुल न करें, क्योंकि इरेजर और वाटनर का अगर आप प्रयोग कर लेते हैं तो शायद आपके पूरे के पूरे नंबर भी काट लिए जा सकते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है, मतलब कि जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे रहेंगे उसके जो अंक रहेंगे वो आपके सामने क्या है, उसके अंक दिए जाएंगे। फिर उसके बाद कह रहा है, कि खंड बी जो खंड ब है उसमें सभी प्रश्नों के उत्तर क्या है, साथ ही करें। मतलब जो खंड ब के सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें, मतलब कि आपको जो खंड ब है उसके सभी क्वेश्चन एक साथ करने हैं सीक्वेंस के आधार से। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को सीक्वेंस के आधार से एक ही कर करते हैं तो एग्जामिनर को काफ़ी चेक करने में आसानी होती है, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दे सकता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी पेपर देने से पहले। और अगली बात क्या करा है, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आए उस पर समय नष्ट न करें। ये बात देखिए आपको अच्छी तरीके से ध्यान कर लेना है कि पहले प्रश्न से आपको करते हुए जाना है और अंत प्रश्न तक आपको हल करना है। ऐसा कि नहीं कि हमने आधा क्वेश्चन हल किया और आधा छोड़ दिया, इससे आपके नंबर कम आने के चांस होते हैं और एग्जामिनर को गुस्सा भी आ जाता है, जिसके कारण वो आपका नंबर काट लेता है। उसके बाद कह रहा है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उस क्वेश्चन पर आप समय बिल्कुल ही नष्ट न करें, उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, बाद में भी आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि हमारा जो खंड अ है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। आपको हम क्वेश्चन बताते हैं। ये 2024 का बोर्ड एग्जाम का था, 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है मॉडल पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, वैदेही वनवास के रचनाकार। तो वैदेही वनवास के रचनाकार साफ साफ कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। वैदेही वनवास और प्री प्रवास और वैदेही वनवास, प्री प्रवास, अगर आपके साथ ये दोनों रचनाएं आएंगी तो आप क्या मार देंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। प्रयोगवादी की कवि पूछेंगे तो अज्ञे होंगे भैया।
प्रयोगवादी कवि जो भूषण है, ये जो हमारे भूषण हैं ये कौन से हैं? भारतेंदु हरि युग के लेखक हैं। और जो महादेवी वर्मा हैं ये प्रगतिवादी युग की लेखिका हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञे। अज्ञे हमारे क्या हैं? अज्ञे हमारे प्रयोगवादी कवि हैं। सही। अब तीसरा हमारा क्वेश्चन दिया है भाव विलास के रचनाकार कौन है? तो भाव विलास के रचनाकार, भाव विलास कौन लिखे हैं? तो हमारे देव लिखे हैं। देव एक लेखक हैं, उनकी रचना क्या है? भाव विलास। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? तो छत्रसाल दशक रचना भूषण किसकी है? भूषण की। किसकी है भैया? छत्रसाल दशक रचना किसकी है? भूषण की। आप इसको ध्यान रखेंगे, छत्रसाल दशक किसकी रचना है? भूषण की। आपको जितने भी यहाँ पे हम बहुविकल्पी प्रश्न बता रहे हैं वो बहुविकल्पी प्रश्न आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। इसलिए आप जितने भी यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न बता रहे हैं, जो आपको नहीं आता है उसको आप कॉपी पर नोट कर लीजिए और उसको आप दोबारा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार हैं तो कौन है? सुमित्रानंदन पंत। कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार कौन से हैं? सुमित्रानंदन पंत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 में। समझ लिए कि यही मॉडल पेपर आने वाला है। नील का निर्माण फिर किस विधा की रचनाकार है? नील का निर्माण तो ये क्या है? आत्मकथा है भाई। नील का निर्माण तो ये क्या है? आत्मकथा है। पूछेगा कि कौन सी रचना है? तो नील का निर्माण आत्मकथा है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद पूछ रहा है निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं। शुक्ल युग के लेखक पूछेगा तो क्या होंगे? मोहन राकेश बिल्कुल नहीं होंगे, अमृत राय बिल्कुल नहीं होंगे, कमलेश्वर बिल्कुल नहीं होंगे। क्या होंगे? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास क्या है? शुक्ल युग के लेखक हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए ये जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक बोर्ड एग्जाम में देखने को लिए मिलेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि शासक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आकाशदीप कहानी के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद है। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो शासक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल गलत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कोई रचना ही शासक नहीं है, शशांक नहीं। आकाशदीप कहानी के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा नहीं है, इसके लेखक कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद हैं। तो ये गलत दिया आपको। दिया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, तो आपका यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी वाला आपका क्या हो जाएगा? सही है। डी वाला आपका दिया क्या भूलूं क्या याद करूं निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद है, तो नहीं। क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन से हैं? हरिवंश राय बच्चन है। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? तो क्या है? उपन्यास है। और ये भी याद कर लीजिए कि परीक्षा गुरु आपका प्रथम उपन्यास है। प्रथम उपन्यास आपका क्या है? परीक्षा गुरु। बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन से हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के मुख्यतः 4 अंग होते हैं। कितने अंग? 4 अंग। कौन कौन से होते हैं? अनुभाव, अनुभाव, विभाव, विभाव, संचारी भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। संचारी भाव और अस्थाई भाव आपकी ये क्या होते हैं? रस के 4 भाग होते हैं। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा? बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है पायो जी मैं राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए पायो जी मैंने तो राम रतन धन पायो, तो देखिए यहाँ पे राम रूपी धन की बात की जा रही है। तो जब यहाँ पे किसी की समानता बताई जाती है, किसी की समानता बताई जाती है तो उसको उपमा अलंकार कहते हैं। जब किसी का रूप भी बता दिया जाता है तो उसको रूपक अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा आपका हो जाएगा? रूपक अलंकार। आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर रूपक अलंकार। फिर उसके बाद कह रहा है सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो देखिए सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और जो दोहा होता है उसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। जबकि सोरठा में क्या होता है? सोरठा दोहे का उल्टा होता है। तो सोरठे में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। 13 नंबर आपने क्वेश्चन देख लिया। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निर्देश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? मैं आपको बता दूं कि जो आपके सिलेबस में वो केवल उपसर्ग है, प्रत्यय आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो निर्देश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो निर्देश देखिए नी उपसर्ग मतलब जो किसी शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय जो किसी शब्द के पीछे लगता है। तो उपसर्ग में देखिए नी र, द के ऊपर र है तो नीर, तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा? नीर। नीर हमारा उपसर्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है नील गाय में कौन सा समास है?
नील गाय, देखिए जब जो गाय है उसकी विशेषता बताई जा रही है, जब किसी भी चीज़ की विशेषता बताई जाती है तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नील गाय कर्मधारय समास। खेत का तत्सम शब्द है, तो खेत का तत्सम शब्द क्या होता है, भूमि, जमीन, पृथ्वी, तो ये भाई ये सब नहीं होगा, क्या होता है, क्षेत्र होता है। खेत का तत्सम शब्द क्या होता है, क्षेत्र होता है। फिर उसके बाद युष्मत शब्द का पंचम विभक्ति बहुवचन का रूप है, युष्मत शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप है, तो क्या हो जाएगा, युष्मत। जो आपका नया सिलेबस के अनुसार से आपके पहले सिलेबस में फल का, मति का और नदी का आपको विभक्ति रूप याद करना था, लेकिन वो आप चेंज होकर आपका बदल गया है, वो क्या हो गया, सर्वनाम हो गया है। आपको युष्मत का विभक्ति याद करना है और तद का, अगर आप दोनों याद कर लेते हैं तो आपको इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो युष्मत शब्द का पंचमी विभक्ति आपका बहुवचन का रूप है वो क्या है, युष्मत होगा। पंचमी विभक्ति का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, युष्मत। फिर उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है, और ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में ये जरूर आएगा। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो आपको बता दें कि जो वाच्य होता है, वाच्य जो इंग्लिश में आप वॉइस कहते हैं, वॉइस, उसी को हिंदी में वाच्य कहते हैं। ये भी न्यू सिलेबस के अनुसार है, ये जो न्यू सिलेबस आपका है वाच्य, उसके अनुसार ये क्वेश्चन बनाया गया है। इसमें कह रहा है भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो कर्ता, जो वाच्य होते हैं वो तीन प्रकार होते हैं, एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है भाववाच्य। जो कर्तृवाच्य होता है इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, जो कर्मवाच्य होता है इसमें कर्म की प्रधानता होती है, और जो भाववाच्य होता है इसमें क्रिया की प्रधानता होती है। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो क्रिया की प्रधानता। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो क्रिया की प्रधानता, इसमें सी वाला आपका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है वाक्य के कितने तत्व होते हैं, वाक्य के कितने तत्व होते हैं, तो वाक्य के आपके दो ही तत्व होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। तो वाक्य के कितने तत्व होते हैं, दो, एक उद्देश्य और एक विधेय। अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अविकारी पद को अव्यय के नाम से भी जाना जाता है। अविकारी को किसके नाम से जाना जाता है, अव्यय को, और विकारों को किससे जाना जाता है, तो विकारी को अपव्यय पद के नाम से जाना जाता है। अविकारी शब्द को किससे जाना जाता है, अव्यय पद से। इसको आप याद करेंगे, ये भी क्या है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अविकारी पद को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपने बहुविकल्पी 20 बहुविकल्पी प्रश्न कर लिए। आपके इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, फटाक से आप बताइए कमेंट कर कि आपने 20 में से कितने बहुविकल्पी प्रश्न किए। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए लॉन्ग क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे आपको जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो 3 तरीके से आते हैं। पहला जो आपको वर्णनात्मक प्रश्न आपके खंड बी का है, इस खंड बी में आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उस 2 क्वेश्चन में से देखिए यहाँ पे जैसे कि अथवा कर यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको 2 क्वेश्चन आएंगे। आप या तो इसको कीजिए या तो नीचे वाला कीजिए, जो आपको अच्छी तरीके से आता है आप उसी को करने का प्रयास करेंगे बोर्ड एग्जाम में। लेकिन यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी 2 चीज़ें ऐसी मुख्य होती हैं जो आपको याद कर ही जाना। पहला कि जो आपको गद्यांश दिया जाएगा, ये आपके देखिए क्या, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें जो गद्यांश है उस गद्यांश का क्या लिखना है, यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए, मतलब कि इस किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, इसका ये सारांश हो जाएगा। फिर उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, जिस जिस पर इसमें लाइनिंग यहाँ पे दिया है उसी की आपको व्याख्या करनी है, उसके अलावा आपको किसी की व्याख्या नहीं करनी है। अब जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों में देखिए आपको इसमें लाइनिंग नहीं दिया है, तो इसकी आपको व्याख्या नहीं करनी। व्याख्या करने का मतलब जो है, जिसमें कठिन वर्ड शब्द हैं उन्हीं का आपको साधारण सरल भाषा में आप क्या कर सकते हैं, उसको कहेंगे। सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है, तो इसमें आपको सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है उसको आप अपने इसमें लिख देंगे। फिर उसके बाद अथवा क्वेश्चन है, इसमें देखिए आपको ये पहचानना होगा कि किस चैप्टर से, किस पार्ट से ये लिया गया है। तो किसों का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सुदृढ़ी का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो आपको इससे ना पढ़ने से पता चल गया होगा कि ये हमारे मित्रता पाठ से लिया गया। तो इसमें आपको गद्य के सारांश में लिखना होगा ये बात कि मित्रता से ली गई है और इसके लेखक ये हैं, जिसके कारण आपको 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये आप जो आपके आएंगे 6 नंबर के आएंगे, एक क्वेश्चन के आपको 2 नंबर, एक क्वेश्चन के 2 नंबर, एक क्वेश्चन के 2 नंबर, टोटल आपको मिलेंगे 6 नंबर। ठीक, उसके बाद अथवा कर भी आएगा। आपको ये नहीं आता तो आप ये कर लीजिए, इससे से बचने का क्या उपाय मानसिक है, तो ये आपके इससे तू न गई मेरे मन से उस चैप्टर से लिया गया है। तो गद्य से आपको 6 नंबर की ये देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद जब हम पद्य से बात करेंगे तो पद्य में भी हमारे 6 नंबर आएंगे। पद में भी हमारे 6 नंबर आएंगे, 2-2 नंबर आपके। देखिए इसमें भी 3 क्वेश्चन पूछेंगे। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, और क्या लिखा है यहाँ पे, पद्यांश में ऐसी मनोहर मूर्ति किसके लिए प्रयुक्त है, यह इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका 2-2 नंबर एक एक क्वेश्चन को मिलेंगे। टोटल आपको कितने मिलेंगे, 6 नंबर। टोटल आपको 6 नंबर यहाँ पे मिलेंगे।
तो यहाँ पे देखिए, रानी में जानी अनजानी महापबी पाहुन तू ते कठोये हियो राजुन काजू अकाजू न जानियो। तो ये आपकी जो तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है वन पथ पर, धनुष भंग वन पथ पर। तो जो वन पथ पर जो उनकी दूसरी वो है पद रचना, उसमें ये दिया गया। तो इसके आपको लेखक और उस पाठ का आपको नाम लिखा होगा। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप ई अथवा नंबर का भी कर ले सकते हैं। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता भूतल पानी में। तो ये आपका जो आपका राणा प्रताप वाला चैप्टर है उससे दिया गया है। इसमें भी आप पहला वाला क्वेश्चन कीजिए या दूसरा वाला क्वेश्चन कीजिए, आपको 6 नंबर मिल जाएंगे आराम से। फिर उसके बाद जब हम संस्कृत के गद्यावरण के लिए आते हैं, जब संस्कृत में देखिए आपके 2 पार्ट होंगे, गद्य और पद। तो इसमें भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। 5 नंबर 2 नंबर आपको मिलेंगे आपको इसके संदर्भ लिखने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यावरणों में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आप अगर संदर्भ लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर, और अनुवाद कर देते हैं तो कितने नंबर, 3 नंबर, टोटल मिल जाएंगे आपको 5 नंबर। तो गद्य से आपको 5 नंबर। यहाँ पे भी देखिए आपको या तो ऊपर वाला कीजिए या तो नीचे वाला कीजिए, जिसका आपको अच्छी तरीके से अनुवाद आता है उसको आप अच्छे से करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया, वाराणसी प्राचीन काल देव गृह गृह विद्या दिव्य ज्योति उद्योत थे। तो इसको अगर आपका अनुवाद आ रहा है तो उसको आप कर लेंगे। फिर उसके बाद दूसरा कर रहा है विश्व स्रष्टा ईश्वर एक इति भारतीय संस्कृत मूलम। तो भारतीय संस्कृत जो आपका चैप्टर है उससे ये लिया गया है। फिर उसके बाद जब हम पद्यांश की बात करते हैं, पद्यांश में भी आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, अथवा कर आप एक कीजिए या दूसरा कीजिए। तो पहला यहाँ पे भी आपको 2 नंबर संदर्भ लिखने के आएंगे और 3 नंबर व्याख्या अनुवाद के लिए आएंगे। व्याख्या तो इसमें नहीं होता, अनुवाद होता है। तो रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभात भावनुदेश्यति हस्यति पंकजाली। तो इसमें ये आपका एक है। इसमें आपको अगर ये नहीं आ रहा है तो आप अथवा कर दूसरा भी कर सकते हैं। दूसरा वाला क्या दिया है देखते हैं। दूसरा वाला आपको दिया है कि स्वकेतु रूढ़े आज तम त पितोवाच स्वकेतु वस्य ब्रह्मचर्य। तो आपको अगर इन दोनों में से कोई भी आ रहा है तो आप उसको क्या कर लेंगे, आप उसको लिख लेंगे, आपको 5 नंबर अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। फिर उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपने पठित काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से एक उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे अपने पठित काव्य के आधार पर आपको उत्तर देना है। मतलब कि हर एक जिले में, ये जिलावार होता है, हर जिले में यह अलग अलग होता है। तो आप अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं कि किस जिले का कौन सा है, जैसे कि मेघदूत किसी का होगा, ज्योति किसी का, मेवाड़ मुकुट किसी का, अग्रपूजा। तो जो खासकर बता दें कि जो आजमगढ़ इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के छात्र होते हैं उनके लिए ये अगर पूजा होता है। चूंकि मैं आजमगढ़ से बिलोंग करता हूं तो मैं अगर पूजा के बारे में जानता हूं। तो इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, आपके जिला वार में से ही आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें से आपको केवल एक करना होगा। आप एक कर लेते हैं तो ये 3 मार्क्स का आता है, आपका 3 नंबर आपको अच्छी तरीके से दे दिए जाएंगे। तो ये हर जिले का अलग अलग होता है। इसको हम एक पोस्ट कर देंगे हम यूट्यूब पर, इसको आप देख लीजिएगा किस जिले में कौन सा है एग्जाम के टाइम। अभी फिलहाल आप अपने स्कूल में अध्यापक से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है, तुमुल का दिया है, कर्मवीर भारत का दिया गया है, कर्ण का मातृभूमि के लिए। तो यहाँ पे तमाम है, तो जो जिसके है सिलेबस में वो उसी के देखेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिखिए। आप अगर लेखक का जीवन परिचय लिखते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, और उनकी जीवन रचना लिखते हैं तो 2 नंबर, टोटल आपको मिलेंगे 5 नंबर। ये आपको क्या दिया गया है, गद्य से दिया गया है। गद्य से, यह आपके गद्य का है। गद्य में आपको एक जीवन परिचय मिलेंगे, और पद में आएंगे तो 3, उसमें लिखना रहेगा आपको एक। जैसे कि जयशंकर प्रसाद का पद्मलाल पुनाल बख्शी और जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश भारती और जयशंकर प्रसाद। तो देखिए आपको मैं बता दूं कौन कौन से आपको याद करके जाना है। आप जयशंकर प्रसाद का याद कर लीजिए, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद कर लीजिए इसमें पद में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और गद्य में, गद्य में आप याद कर लीजिए। पद की बात जब करेंगे तो पद में देखिए कौन कौन सा आया है। पद में आया आपका सूरदास का, मैथिली शरण गुप्त का, और माखनलाल चतुर्वेदी का। तो आप में इसमें मैं सजा दूंगा, आपको सलाह दूंगा कि आप सूरदास का एक याद कर लीजिए, तुलसीदास का याद कर लीजिए क्योंकि ये बार बार पूछता है, और मैथिली शरण गुप्त का भी आप याद कर लेंगे तो आपका इतना से काम हो जाएगा। और आपका अगर हो जा रहा है तो आप रसखान का भी याद कर लीजिए, उसका भी पूछ देता है कभी कभी, तो आप इतना याद कर लीजिए। फिर उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको एक श्लोक लिखना है, जैसे कि पीछे जो संस्कृत का श्लोक 2 दिया था उसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है। उन 2 श्लोकों को छोड़कर आप किसी भी 2 श्लोक को लिख सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने बुक से किन्हीं 3 श्लोक को याद कर लें, जिसके कारण आप अच्छी तरीके से अपना श्लोक लिख सकते हैं एग्जाम में। फिर उसके बाद जो ये श्लोक लिखने का लिए आएगा आपका 2 नंबर का आएगा, और आपको 2 लाइन में ही लिखना ही रहेगा। फिर उसके बाद
2 प्रश्नों के उत्तर देना है संस्कृत में। तो यहाँ पे 4 प्रश्न आपको आएंगे। इन 4 प्रश्न में से आपको 2 ही प्रश्न करने होंगे। जैसे यहाँ पे दिया कि सर्वे यात्राणि क दृष्ट्वा अहसन् पुराज गीताया क संदेशम अकथयत कूप किमर्थ दुखम अनुभवति रिपु कथा वर्धते। तो आपको इस चारों में से जो भी आएगा आप 2 कर लेंगे। फिर उसके बाद लास्ट को नया सिलेबस में जुड़ा। देखिए पहले जो हमारा निबंध आता था वो 9 नंबर का आता था, लेकिन अब ये कितने नंबर का आने लगा है? 7 नंबर का। आपको इन निबंध में से केवल आपको एक निबंध लिखना है। जैसा कि यहाँ पे दिया है कि विज्ञान का वरदान और श्राप, नारी सशक्तिकरण, स्वच्छ भारत अभियान और छात्र और अनुशासन। इनमें से आप अगर एक लिख देते हैं तो आपको 7 नंबर अच्छी तरीके से मिल जाएगा, लेकिन आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। तो मैं एक वीडियो इस पर बना दूंगा कि अच्छे से अच्छा निबंध कैसे लिखें, निबंध लिखने का तरीका क्या होता है, किस प्रकार से निबंध लिखा जाता है, जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है कि आपको फुल मार्क्स मिले। क्योंकि हिंदी में देखिए सब कुछ सबको याद होता है, लेकिन 70 में 70 उसी को मिलता है जो हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से लिखता है। एग्जामिनर जिसके बात पर खुश हो जाता है उसको 70 में 70 देता है। तो आपके लिए हम 2 वीडियो लाएंगे। एक वीडियो लाएंगे कि जीवन परिचय कैसे लिखें, जीवन परिचय कैसे लिखें। दूसरी वीडियो हम लाएंगे कि निबंध कैसे लिखें, एग्जाम में निबंध कैसे लिखें। तो आपको ये 2 वीडियो में हम अच्छी तरीके से बता देंगे कि निबंध कैसे लिखना है और आपको जीवन परिचय लिखना है। हमारा जो लास्ट प्रश्न है और जो ये न्यू सिलेबस में जुड़ा है आपका 4 नंबर के लिए मिलेगा और बहुत ही आसान है। ये आपको अपने मन से ये लिखना होता है, बस आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। लिखा है कि अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखिए। मतलब मित्र को मतलब आपके जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद भेजिए। मतलब आपका जन्मदिन था, उससे मित्र ने आपको कोई गिफ्ट भेजा है आपको, तो आपको क्या करना है, उसके धन्यवाद के रूप में एक क्या लिखना है, पत्र लिखना है। तो पत्र लिखने का तरीका अलग होता है। और नीचे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र लिखिए। जो पत्र होता है और शिकायती पत्र होता है, जो शिकायती पत्र होता है इसकी इंग्लिश में एप्लीकेशन कहते हैं। तो दोनों का लिखने का तरीका अलग होता है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से लिख लेते हैं तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप अच्छी तरीके से पूरे इस मॉडल पेपर को हल कर लेते हैं तो शायद आप 70 में से 65 नंबर ला सकते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं तक, तब तक जय हिंद, मिलते हैं अगले दिन।